स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। सवाल जवाब राउंड में 3 उम्मीदवारों को जूरी की कसौटी पर हम परख चुके हैं। 3 उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नरसिंह दास सेलवाल जी के पास। नरसिंह जी जा रहे हैं। नरसिंह जी से पहला सवाल करेंगे मलिक साहब। नरसिंह जी, आप एक जो है ना सवाल है मेरा कि राजनीति में बढ़ते हुए जातिवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है? सर, राजनीति के अंदर जो बढ़ता हुआ विशेष करके जात पात का मसला है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इससे समाज का विभाजित होने का बड़ा खतरा है। इसको रोकने के लिए मानवीय मूल्यों को अपनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति के अंदर जब नेता प्रवेश करता है वो सबसे पहले जातिवाद का नारा लगाता है और हरियाणा की जनता भी विशेष करके जातिवाद के तौर पर ही उसको मतदान करती है। और जब तक इसके अंदर योग्यता के आधार पर हम पब्लिक को नहीं समझा पाएंगे तो जातिवाद के मुद्दे को रोकना बड़ा मुश्किल है। मेरा तो अपना यही मानना है, पब्लिक में मैं जाता भी हूँ और यही कहता हूँ कि भाई जब तक राजनीति जातिवाद के ऊपर होती रहेगी हमारा समाज देश तरक्की नहीं कर पाएगा। आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आप अपनी जाति के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ूंगा और मैंने पहले भी जितने चुनाव लड़े हैं मैंने कभी जाति के ऊपर वोट नहीं मांगे। आगे भी जो चुनाव लड़ूंगा तो मैं अपनी योग्यता के आधार पर ही लोगों से वोट मांगना पसंद। थैंक यू। दूसरा सवाल गुप्ता जी। नरसिंह जी बताइए, आपके क्षेत्र में व्यापारी और उद्योग कुछ उद्योगपति हैं, उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं? और आप विधायक बन जाते हैं, आप 3 ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो उनको प्रायोरिटी वाइज आप दूर करें? आदरणीय गुप्ता जी, विशेष करके व्यापारी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। जब हमारे देश के अंदर कानून का राज स्थापित हो जाएगा, कोई भी व्यापारी सड़क के ऊपर बैठ के अपना व्यापार कर सकता है। व्यापारी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने बैग के अंदर 50,000 से 1 लाख तो ज़्यादा है, उससे कम लेकर के भी खुले में अपना बैंक अकाउंट में या और कोई नहीं कर सकता। और समस्याएं तो अनेक है। सबसे पहले तो जो उसके पास पूंजी है उसको ही सुरक्षित नहीं रख सकता और कैसे उसका व्यापार बढ़ेगा। उसकी 2 समस्या और बताओ फिर कोई उसके अलावा। दूसरी समस्या व्यापारी की ये है कि सरकार प्रोत्साहित करती है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जो व्यापारी जो व्यापार करता है उसको सरकार की ग्रांटें मिल नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी व्यापार को देखें, जैसे उद्योग के साथ साथ मैं किसान को भी एक व्यापारीकरण के अंदर मानता हूँ। जिस प्रकार से सरकार योजनाएं बनाती हैं तो उन योजनाओं के ऊपर खरा ना उतरना और व्यापारी को जगह जगह जा करके जो हम विशेष करके भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तीसरी समस्या और तीसरी समस्या व्यापारी की जो मैं समझता हूँ, जैसे ट्रांसपोर्ट की समस्या होती है। अब इसके अंदर विशेष करके जो बढ़ते हुए दाम हैं, जिस प्रकार से चाहे डीजल का है, अब व्यापारी जो अपना व्यापार करता उसमें लागत ज़्यादा करनी पड़ती है। पब्लिक के अंदर जब जाता है तो उसके माल को कम पैसे में जब खरीदा जाता है, उससे उसको प्रोत्साहन में व्यापार करने में थोड़ा सा महसूस होता है। ठीक है जी, थैंक यू। तीसरा सवाल दीपक जी। नरसिंह जी, ये बताइए कि गांव में रहने वाले लोग किन किन समस्याओं से जूझते हैं, सामना करते हैं? आदरणीय अरोड़ा जी, 3 समस्या बता दीजिए। विशेष करके गांव में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो जातिवाद की, जाति के नाम से प्रताड़ित किया जाता है। हम कहते हैं भाई राजनीति से जाति को निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमने मानसिकता बदलनी पड़ेगी। दूसरी समस्या गांव में रहने वाले इंसान की पेयजल की समस्या सबसे गंभीर समस्या मैं मानता हूं। नीचे का पानी अच्छा नहीं है। मेरे इलाके में अब भी पीड़िया के मरीज सबसे ज़्यादा है पानी की वजह से। और महिलाओं की सबसे ज़्यादा समस्या मैं ये मानता हूं कि विशेष करके गरीबी रेखा में लोग ज़्यादा रहते हैं। अब आज भी मेरी विधानसभा में मैं जिक्र करूं तो बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए बीमारियां भी फैलती हैं और अनेक प्रकार से जो हम टेलीविज़न के ऊपर सुनते हैं
कहीं बलात्कार, कहीं और समस्या, महिलाओं को इन समस्याओं के सामने बड़ा गंभीरता से जूझना पड़ता है। जी, कैसे दूर करेंगे आप? इनको दूर करने के लिए मेरा अपना ये सोचना है, स्वास्थ्य के लिए तो विशेष करके गांव का जो आदमी है, योग के बारे में हम उनको जागृत करेंगे। योग करने से उनकी अनेक बीमारियां लेकिन खत्म। आप स्वास्थ्य की समस्या बताई नहीं हमको पहली समस्या आपने जो बताई थी वो कुछ और थी, दूसरी कुछ और थी, स्वास्थ्य की समस्या नहीं बताई आपने। अच्छा, अगर मेरी ही समस्याओं के ऊपर मैं बात करूं, जातिवाद की जो मैंने सबसे बड़ी समस्या बताई, उसके लिए मैंने पहले कहा कि मानवीय मूल्यों को जब तक हम नहीं अपनाएंगे, जातिवाद धर्म की जब भी बात चली हुई थी, हम यही धोखा खा गए, क्योंकि हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। कोई भी धर्म जब हम अपनाते हैं, किसी भी धर्म में चले जाएं, वो मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। हमने उसका मीनिंग गलत ले लिया। तो दार्शनिक बात ज़्यादा आप कर रहे हैं नरेश जी। खैर, चौथा सवाल जाकिर जी। नरसिंह जी, मुझे ये बताइए कि किसान की फसल का समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है, वो आपके हिसाब से किस तरह से तय होना चाहिए और कितना होना चाहिए? देखिए अली साहब, जो किसान का समर्थन मूल्य है जी, विशेष करके जब हम फसल में, ज़मीन में दाना डालते हैं, उस टाइम से लेकर के जब किसान के घर में फसल आती है, 1 एकड़ में विशेष करके अब जो कपास की बुआई चली हुई है, तो उसमें लगभग 20,000 रुपये कम से कम हमारा खर्चा आता है। और जो किसान मजदूरी उसके अंदर करता है, वो तो उसके अंदर जोड़ता ही नहीं है। अगर मजदूरी को भी जोड़ लिया जाए तो 1 एकड़ में लगभग 25,000 कम से कम, मैं बता रहा हूँ, इतना जरूर खर्चा हमारा हो जाता है। और जब किसान को अनेक प्रकार से, कभी ओलावृष्टि है, कभी और तूफान है, उनसे भी जूझना पड़ता है। और समर्थन मूल्य हम ये तय करें, इसको पूरी गहराई से देख करके, जिसके अंदर किसान की मजदूरी भी जोड़ी जाए, सब तरह की बातों को जोड़ करके कम से कम भी 50,000 रुपये पर एकड़ का समर्थन मूल्य, तो जो उसका लागत मूल्य है उससे अब डबल उसका समर्थन मूल्य आप चाहते हैं। यही आपका कहना है? यही मेरा कहना है। जी, 4 सवाल यहाँ आपसे पूरे होते हैं। और अब बारी है सज्जन गैबीपुर जी की। जो सर, सज्जन जी तैयार हैं आप? जी तैयार। अजय झा जी, पहला सवाल कीजिए। सज्जन जी, ये बताइए कि हरियाणा में महिलाओं की किन किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है? देखिए, महिलाओं के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। 3 बता दीजिए। सबसे पहले तो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। पढ़ाई के लेवल में भी लड़कियों को केवल 10वीं तक या +2 तक ही गांव के क्षेत्र में रखा जाता है, उसे आगे हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता। और नंबर 2, ये समस्या रहती है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। नंबर 3 पे महिलाएं अपने आप में हौसला रखें और अपने हिसाब किताब से समस्याओं को परखें, जांचें ये और समस्या आगे थोड़ी है। बढ़ें। ये समस्या नहीं है तो आप निदान समस्या बता रहे नहीं, हैं निदान उसका। बता रहे हैं आप। ये तीसरी समस्या क्या है उनकी? समस्या तो एजुकेशन की समस्याएं हैं बता चुके पहली बार आप। और महिलाओं के सामने काफ़ी समस्याएं हैं कि उन्हें उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती। क्या समस्याएं बहुत है, मान बहुत लिया समस्या है क्या? तीसरी समस्या क्या है? तीसरी समस्या ये है कि उनकी भागीदारी, किसी भी क्षेत्र में भागीदारी नहीं दी जाती। समस्या ये भी, जब तक वो अपना एक्सप्रेशन बता नहीं पाएंगे कि वो उनके क्या करना है, उन्हें क्या करना चाहिए। समस्या छोड़िए, आप अगर समस्याएं इसको कैसे आप उसको दूर करेंगे? महिलाओं के लिए आप क्या काम करेंगे अगर आप MLA बन गए तो? सबसे एक काम बता दीजिए कि सबसे सशक्त जो काम है महिलाओं के, ये आप करेंगे। मैं महिलाओं को, मेरी बहनों के लिए एजुकेशन के हिसाब से मैं महिलाओं के लिए वहाँ कॉलेज खोल करके, एक यूनिवर्सिटी खोल करके शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूँगा कि वो पढ़ें लिखें, आगे आपके बढ़ें। हिसाब से महिलाओं की बड़ी समस्या शिक्षा है, या जैसे इन्होंने कहा कि खुले में शौच जाती हैं और उससे उनकी सुरक्षा को खतरा है, समस्या कौन सी बड़ी है? सबसे पहले तो आदमी की सुरक्षा ही होती है जी। तो फिर आपने उनकी शिक्षा की बात क्यों की? सबसे पहले सुरक्षा ज़रूरत है और सुरक्षा होनी भी चाहिए। तो आपने शिक्षा की बात क्यों की उनकी पहले? ये शिक्षा भी एक अच्छा, मतलब कि शिक्षा के बिना दरवाजे नहीं खुलते। चलिए किसी भी दूसरा चीज़ को- सवाल दीपक जी। सज्जन जी, ये बताइए कि खाप पंचायतों के फैसले सही होते हैं या गलत? देखिए, खाप पंचायतों के फैसले ज़्यादातर सही नहीं होते।
सही सही नहीं होते, नहीं वे अपने हिसाब से बनाते हैं। 3 फैसले बता दीजिए जो गलत हैं उनके। नंबर 1 तो वो जातिवाद में रह करके फैसले करते हैं जी। नंबर 2 मतलब कि जैसे अभी पीछे काफ़ी चला कि लव मैरिज के सिस्टम थे, तीसरी खापों ने उनका काफ़ी विरोध किया जो नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात और तीसरा ये है कि खाप पंचायतें जो बनी हैं उन्हें सभी को साथ लेकर के काम करना चाहिए, एक जाति विशेष को लेकर के काम नहीं करना आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फैसले गलत होते हैं, तीसरा फैसला कौन सा गलत होता है? खाप पंचायतें कानून को बहुत कम मानती हैं, कानून में रह करके कोई पंचायतें फैसला नहीं लेती। चलिए तीसरा सवाल गुप्ता जी। अच्छा सज्जन जी बताइए, मनरेगा का नाम सुना है आपने? जी सुनाइए। तो ये हरियाणा में किस तरह से मतलब आप संतुष्ट हैं जो ये नीति चल रही है? देखिए मनरेगा से लोगों को मैं काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ। मनरेगा से लोगों को काम मिला है, रोजगार मिला है। नहीं, इसमें क्या सुधार लाएंगे आप? बहुत सी कमियां भी लोग बताते हैं। जी काफ़ी कमियां हैं। क्या मुख्य कमियां हैं जो आप सोचते हैं अभी? इसमें एक तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। जैसे कोई पंचायतें हैं, किस लेवल पर भ्रष्टाचार है? पंचायत लेवल पे भी है भ्रष्टाचार बहुत सारा। अच्छा। कई सरपंच अपने परिवार वालों के ही नाम चढ़ा करके हाजिरियाँ लगा करके मतलब कि पैसा निकलवा। तो आपके एरिया में कोई डेवलपमेंट हुई मनरेगा में? कोई ऐसा जो कैसे के में यहाँ बड़ा अच्छा काम हुआ? काफ़ी काम हुए हैं। किसी एक का नाम बताओ ना आप, ये प्रोजेक्ट हुआ मनरेगा में, ये कामयाब है हमारे क्षेत्र में। मनरेगा से हमारे यहाँ ना जोहड़ जो होते हैं। नहीं, आपके एरिया में कोई हुआ? हाँ, मेरे एरिया की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, कौन सा हुआ है बताओ मुझे। जोड़ की सफाई हुई है। कौन से गांव में हुआ है? जो गैवीपुर में भी हुआ है। हाँ जी, गैवीपुर में हुआ है, खरकड़ा गांव में हुआ है। क्या हुआ? खेदड़ गांव में हुआ है। क्या बना वहाँ? वहाँ एक तालाब बनाए गए। अच्छा। देवगढ़ पुनिया में एक तालाब अच्छा बनाया गया, पहले था ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब ठीक काम मनरेगा के तहत बनाया, ठीक काम कर रहा है। हाँ जी। तो आप क्या सुधार लाएंगे अगर एमएलए बन जाते हैं इस स्कीम में? मनरेगा में इसको सही रूप से लागू करना चाहिए। मनरेगा को जांच कमेटी होनी चाहिए कि हमारा काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है जी। चौथा सवाल जाकिर। किसी भी इलाके में जिला परिषद होता है जी, ब्लॉक समिति होती है, तो आप ये बताइए कि इलाके के विकास के लिए जिला परिषद और ब्लॉक समिति कितना रोल अदा करती हैं? काफ़ी रोल अदा करती है। किस तरह से बताएं मुझे? जैसे कि मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ, मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि भाई आप इस काम के लिए ये करना चाहिए, जानकारी देता हूँ लोगों को। और वैसे तो हरियाणा में जिला परिषद को ज़्यादा मतलब कि नई तवज्जो दी गई, पंचायतों को दी गई है, सरपंच को दी गई है। मैं काफ़ी लोगों को बताता हूँ कि उनके अधिकार क्या हैं, नई नई स्कीमें कौन सी है, आप उन्हें क्या करना चाहिए, गांव में जाकर के बताता हूँ। तो विकास में सहायक हैं ये सारी चीज़ें? विकास में सहायक हैं बिल्कुल। 4 सवाल यहाँ आपसे पूरे होते हैं सचिन जी। तो ब्रिजलाल बहबलपुरिया जी, अब आपकी बारी है। जूरी की कसौटी पर अब आपको परखेंगे जैसा। ब्रिजलाल जी से पहला सवाल करेंगे मलिक साहब। ब्रिजलाल जी, मैं ये किसान से संबंधित सवाल आपसे कर रहा हूँ कि 67 साल की आज़ादी के बाद भी किसान जो है वो एक तो नेचुरल फोर्सेस कुदरत और दूसरा मार्केट फोर्सेस है, इन दोनों के रहमो क्रम पर जो है ना वो टिका हुआ है। तो इसका क्या आप जो है ना इसका क्या समाधान सोचते हैं? सवाल करने पे स्वागत है मलिक जी आपका। किसानों को सही मायने में जो आपने परंपरागत जो सवाल किया उसके लिए हम किसानों को व्यापार के माध्यम से उनको आगे बढ़ाएंगे और जो कैंचुओं की खातें होती हैं जो प्रारूप रूप से किसानों से द्वारा बनाई जाती है, गोबरों से, भैंस के गोबरों से, उनको हम आगे बढ़ाएंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ेंगे किसानों के लिए। नहीं, मैं पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर में जैसे शॉर्टेज ऑफ वाटर है, ओके, तो उसका फिर जो है सर जी उसका जब बारिश का समय होता है उसके अंदर हम पानी इकट्ठा करेंगे, तालाब बनवाकर पानी इकट्ठा करवाएंगे, तो ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी फसलों को उनको दिया जाएगा और ड्रिप सिस्टम किया जाएगा, बागबानी माध्यम से वो लगवाए जाएंगे ताकि पानी कम खर्च होगा और उसके माध्यम से उनको सही किसानों को उपज दी जा सकेगी। चलिए दूसरा सवाल अजय झा जी। ब्रिजलाल जी, आप विधायक बन जाते हैं पर आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं है, आप विपक्ष के विधायक हैं, ऐसे में अपने हल्के क्या विकास काम कैसे करवाएंगे? देखिए, आप
सर जी, विपक्ष में रहना और काम करवाना ये तो एक अलग परे हटके है। फिर भी काम के लिए मैं जिला परिषद अध्यक्ष रहा हूँ। सही मानने से छोटे छोटे कामों का जो जिले लेवल पर होते हैं अधिकारियों को, उनका हम काम करवाएंगे। कोई मात्र हो, जैसे पेंसिल बनाना हो, चाहे मकान दिलवाना हो, उनमें क्या करते हैं कि अधिकारी अपने हिसाब से वो पैसे लेकर छुपाकर प्राथमिकता को उठाकर पीछे करते हैं, और जो प्राथमिकता सारी समस्याएं हैं उनको जिले लेवल पर ही होती है, उनको कराएंगे, नौकरी ना देके। विधायक का काम जो है पॉलिसी लेवल पे होता है, पूरे हल्के के लिए पॉलिसी बनाएगा जिसके तहत डेवलपमेंट का काम होगा। वो आप कैसे करेंगे? सवाल ये है। देखिए सर, क्योंकि आपके पास रूलिंग पार्टी नहीं है, आपका सीएम आपके पास नहीं है, मंत्री आपके साथ नहीं है। देखिए, सवाल हम विधानसभा में भेजेंगे। जो विधानसभा का जो कोटा निर्धारित तो होगा ही होगा, अब कर दिया पीछे, वो होगा उसके माध्यम से। और कुछ जो अपने संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से हम करवाएंगे। चलिए, दूसरा सवाल गुप्ता जी। हाँ ब्रिजलाल जी, बताइए, हरियाणा में जो खेल नीति है, खेल की नीति बनी हुई है ना हरियाणा में जी, आप उससे संतुष्ट हैं? अगर उसमें क्या सुधार लाएंगे अगर आप एमएलए बन जाते हैं तो? देखिए, इस खेल नीति के अंदर सर ग्रामीण लेवल पे सही मायने में जो खिलाड़ी होता है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। उसकी पहचान के लिए मैं नीति की बात कर रहा हूँ, उसमें कैसे वो करोगे आप? उसकी नीति के लिए पारदर्शिता के तहत हम डेवलपमेंट के माध्यम से उन नीतियों के लिए आगे बढ़ाएंगे उन नीति को। खेल नीति में डेवलपमेंट कुछ क्लियर नहीं हुई बात समझ में नहीं आई। मतलब उसका जो नीति बनी सरकार ने बनाई हुई है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे चुनते हैं, ठीक है कि नहीं? आप जैसे पारदर्शिता के बारे में कब बोला, आप कैसे उसको लाएंगे अगर आप विधायक बन जाते हैं? उसकी नीति को हम आगे ही बढ़ाएंगे जी, जो पारदर्शिता करके उनको विशेष तौर देखकर। चलिए, चौथा सवाल, अंतिम सवाल दीपक जी। बजरौल जी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो योग्य उम्मीदवार को आगे आना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार के लिए अधिकारियों को जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है उनको सही मायने पर बगैर सिफारिश और बगैर सिफारिश के तहत जो निखारता होती है उनको ही आगे बढ़ाना चाहिए, और इसी के माध्यम से भ्रष्टाचार कम हो पाएगा। आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र में करप्शन कम करने के लिए? करप्शन कम करने के लिए हम इलाके में क्षेत्रवार कमेटियां बनाएंगे, और कमेटी के माध्यम से और अधिकारी और नेतृत्व मिलकर उनका पारदर्शिता करेंगे, और जो पाया जाएगा उनको मतलब प्रस्ताव पास किया जाएगा। चलिए, 4 सवाल यहाँ आपसे पूरे होते हैं। और यहाँ पर हम अपने सभी जूरी साहबान को थोड़ी राहत देते हैं, चूंकि एमएलए हो तो ऐसा में अमजद साहब आपकी बारी है सवाल करने की। आप सभी उम्मीदवारों से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा सवाल सभी से कॉमन है और आधा मिनट में आपको जवाब देना है। आपका क्षेत्र विशेष रूप से चर्चित है क्षेत्रवाद का आरोप लगाने के लिए, तो मेरा सवाल भी उसी से है कि क्षेत्रवाद से नुकसान क्या नुकसान हो रहे हैं? कृष्ण कुमार जी। देखिए सर, क्षेत्रवाद से सबसे पहले तो जो नुकसान होता है वो भाईचारा खत्म होता है जी। भाईचारा खत्म होने का मतलब ये है कि आपस में जाति के हिसाब से जो दरार पैदा हो जाती है। क्षेत्रवाद की राजनीति के में बिल्कुल घोर विरोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी विधायक चुनता है केवल एक क्षेत्र का नहीं, एक जाति का नहीं, सभी मिलकर के उसको जो विधायक बनाते हैं। सर भारती जी, क्षेत्रवाद के नुकसान? क्षेत्रवाद की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ जनता को नुकसान होता है, क्योंकि विकास कार्य कुछ भी नहीं हो पाते, वो सब जनता को जूझना पड़ता है। सिर्फ विकास कार्य को और भी नुकसान नहीं, और भी जैसे किसी चीज़ से भी ले लीजिए, जब क्षेत्रवाद की राजनीति आ जाती है तो कोई भी विकास कार्य भी नहीं हो पाता और कोई भी काम नहीं हो पाता। किस तरह से वो हर तरह से जनता को ही जूझना पड़ता है, जनता को कोई परेशानी उठानी पड़ती है। सीमा जी। क्षेत्रवाद से सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का तो है ही, क्योंकि कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाता। जो हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पाता योग्यता के आधार पर, वो सिर्फ क्षेत्रवाद की शिकार की वजह से वो नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। जी, सज्जन जी, नरसिंह जी। क्षेत्रवाद से सर सबसे पहले जो योग्य उम्मीदवार होते हैं नौकरियों के लिए वो पिछड़ जाते हैं, विकास रुक जाता है और एक भेदभाव प्रदेश के अंदर वो पैदा हो जाता है।
जिससे कि भाईचारा उसमें ख़त्म होता है। सज्जन जी। देखिए, अक्षेत्रवाद से सबसे पहले तो हल्के का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रोजगार को लेकर के होता है, विकास को लेकर के होता है, भाईचारे को लेकर के होता है, तमाम तरह का नुकसान अक्षेत्रवाद से होता है। बिस्ला जी। क्षेत्रवाद के लिए भाईचारा, अखंडता और उसके प्रतीक होता है। क्षेत्रवाद में सब चीज़ मायने में आ जाती है, जो पूरा विकास होता है वो सारा सारा रुक जाता है। क्षेत्रवाद के सारे शिकार जिसी तरह हम हिसार जिले में हो रहे हैं अब। जी, थैंक यू। और इसी के साथ सवाल जवाब राउंड यहाँ पर खत्म होता है और अब बारी है तीसरे राउंड व्यक्तित्व एवं नेतृत्व की। व्यक्तित्व एवं नेतृत्व राउंड में मैं तमाम जूरी सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वो संबोधन राउंड और सवाल जवाब राउंड के दौरान ही सभी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और नेतृत्व की परख करते हुए उन्हें अंक दें, क्योंकि इसके लिए हमने अलग से कोई राउंड नहीं रखा है। इसी के साथ उकलाना हल्के का जूरी राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। जाहिर है अब सभी को इंतजार ये जानने का है कि आखिर उकलाना हल्के से खबरें अभी तक ने किसे चुना है, एमएलए हो तो ऐसा। लेकिन ये बताने से पहले ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।